अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम ओबी में पढ़ेंगे वर्क टीम्स के बारे में। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि बेसिकली टीम्स हमारे पास क्या होती हैं और टीम्स जो हैं वो वर्क में ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वर्क करती हैं, टीम और ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है, टीम्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, टीम की हर टाइप कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि इफ़ेक्टिव टीम्स जो होती हैं यानी वर्कफुल टीम्स जो होती हैं, अच्छा वर्क करने वाली जो टीम्स होती हैं वो किस तरह से बनती हैं, किस तरह से वो बनाई जाती हैं, उनमें कौन कौन सी इंडिविजुअल एफर्ट्स होती हैं, टीम मेंबर्स के क्या क्या पर्सनालिटी ट्रेड्स होते हैं, किस तरह होता है, किस तरह कंपोजिंग होती है टीम्स की। तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है जी। इसमें हमारे पास जब हम टीम क्रिएटिविटी की, टीम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो हमारे पास 2 पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और वैलिड होते हैं। हमारे पास पहला पॉइंट हमारे पास ये क्या होता है कि हमें इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए कि टीम्स जो हैं वो साइज़ में और फॉर्म में और स्ट्रक्चर में क्या होती हैं कि डिफरेंट होती हैं। यानी हर टीम का जो है वो साइज़ दूसरी टीम से डिफरेंट होता है। हर टीम में मेंबर्स की जो तादाद होती है, मेंबर्स की जो रेंज होती है, उनकी क्वांटिटी होती है वो दूसरी टीम से डिफ़र कर रही होती है। लाइक हमने मल्टी डायमेंशनल जो टीम पढ़ी थी वो और तरह से वर्क करी थी, क्रॉस फंक्शनल टीम और तरह वर्क करी थी, प्रॉब्लम जो हमारे पास सॉल्विंग टीम थी उसके मेंबर्स का साइज और था। ठीक है, तो साइज जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है कि किस वर्क टीम में कितना ज़्यादा साइज है। फॉर्म मीन्स कि उस टीम का क्या जो है वो फॉर्म है, टीम किस तरह से बनी हुई है, लाइक टीम के जो मेंबर्स हैं वो किस एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो टीम बनी हुई है, एक टीम में जो डिफरेंट मेंबर्स हैं वो किस किस वर्क लेवल पे वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और स्ट्रक्चर टीम का जो है वो स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि टीम को किस तरह का काम असाइन किया गया है, वो काम स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, थोड़ा सा ओपन एंडेड काम दिया गया है, क्लोज्ड एंडेड काम दिया गया है, टीम मेंबर्स अपनी मर्जी से इनोवेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं और इनका डिफरेंस जो है वो टीम की इफेक्टिविटी पे असरअंदाज हो रहा होता है। ठीक है जी। और सेकंड चीज़ क्या इंपॉर्टेंट होती है, टीम वर्क इज़ प्रेफरेबल टू इंडिविजुअल वर्क, यानी टीम वर्क जो है वो हमारे पास थोड़ा सा प्रेफरेबल होता है रादर देन इंडिविजुअल वर्क। वो क्यों? क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वर्क होता है वो जब टीम कर रही होती है तो क्या होता है, अगर एक मेंबर थोड़ा सा अपने लेवल से ऊपर नीचे भी वर्क कर रहा है, थोड़ा कम ज़्यादा वर्क कर रहा है, तो चूंकि वो एज अ ग्रुप काम कर रहे होंगे तो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो अच्छा आ जाएगा। जब एक इंडिविजुअल वर्क कर रहा होगा तो अगर उससे थोड़ी सी गलती हो जाएगी, बाय मिस्टेक हो जाएगी या किसी भी तरह कोई भी ऐसी चीज़ हो जाएगी, कोई उससे गलत काम हो जाएगा तो उसका गलत काम जो है वो इफेक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा फर्क डालेगा, जबकि ग्रुप की फॉर्म में उसका कोई फेलो उस गलत चीज़ को थोड़ा सा जो है वो काउंटर कर लेगा। ठीक है जी। उसमें हमारे पास एक मॉडल आता है, उसको हम कहते हैं टीम इफेक्टिवनेस मॉडल। वो मॉडल हमें किसी भी टीम की 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है। टीम इफेक्टिवनेस मॉडल मॉडल हमें क्या कहता है कि हमारे पास 3 चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक हमारे पास कंटेक्स्ट होता है, एक हमारे पास कंपोजिशन होती है, एक हमारे पास प्रोसेस होता है। यानी जब टीम कोई भी वर्क कर रही होती है तो उसकी इफेक्टिवनेस इन 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। कंटेक्स्ट में क्या चीज़ें आ जाती हैं कि उनके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज होने चाहिए, यानी जो कोई उनको प्रोडक्ट असाइन किया गया उसके रिसोर्सेज हों अच्छी तरह से उनके पास। टीम का स्ट्रक्चर क्या है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ।
एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ है आपस में सबका, ठीक है, रिवॉर्ड सिस्टम अच्छा है, कंपनी जो है वो अच्छे काम करने वाले को अच्छा रिवॉर्ड दे रही है, और अगर कोई बुरा काम कर रहा है तो उसको प्रॉपर्ली चेक करिए। कंपोजिशन यानी कि उनको किस तरह से बनाया गया है, मेंबर्स की क्या एबिलिटी है, उनका साइज कितना रखा गया है मेंबर्स का, यानी कितने मेंबर्स जो हैं वो एक टीम में रखे गए हैं, ठीक है। प्रोसेस में क्या आ जाता है कि टीम की उनकी कोहेजन आपस में कितनी है, उनकी बॉन्डिंग कितनी है, उनके जो गोल्स फॉर्मेशन है वो किस तरह से हुए हुए हैं, उनके अगर बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, क्लैश आ जाता है, तो वो किस तरह से डील किया जाता है। तो टीम इफेक्टिवनेस मॉडल हमारे पास वो चीज़ है कि ये हमें इन 3 चीज़ों के बारे में बताती है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो टीम की सक्सेस को डिटरमिन करते हैं। फैक्टर्स डिटर्मिनिंग टीम सक्सेस, ठीक है जी। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है इसमें एडिक्वेट सोर्सेज, पर्सनैलिटी, लीडरशिप, क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट, इवेल्युएशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम। ये बेसिकली हमारे पास वही चीज़ें हैं। इसमें क्या आ जाता है, हमारे पास रिसोर्सेज आ जाते हैं, हमारे पास इसमें लीडरशिप आ जाती है, हमारे पास इसमें क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट आ जाता है, हमारे पास इसमें परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, आ जाती है, ठीक है जी। ये बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो हमने अभी पढ़ी हैं टीम इफेक्टिवनेस मॉडल में। और उस मॉडल में हमने ये चीज़ें किस फॉर्म में पढ़ी हैं, कंटेक्स्ट, कंपोजिशन और प्रोसेस की फॉर्म में। यानी मॉडल की फॉर्म में आप इनको ऐसे पढ़ सकते हैं और फैक्टर्स की फॉर्म में आप इनको इन पॉइंट्स में डील कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम देख लेते हैं कि टीम की जो है वो कंपोजिशन किस तरह से हो रही है, ठीक है जी। टीम की कंपोजिशन कैसे हो रही होती है हमारे पास। अच्छा, इसमें हम क्या देखेंगे, रिसोर्सेज एडिक्वेट हमारे पास कैसे हो सकते हैं कि एक जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो डायरेक्टली लीड कर रही होती है परफॉर्मेंस की तरफ, ठीक है। जितने ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी, जितनी ज़्यादा अच्छी लीडरशिप होगी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट अच्छा बिल्ड हुआ होगा तो अच्छी परफॉर्मेंस होगी। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, अच्छी इवेल्युएशन होगी तो टीम मेंबर्स का दिल करेगा कि वो अच्छा वर्क करे। बुरी इवेल्युएशन होगी तो उसका दिल करेगा कि वो सही तरह काम ना करे, उसकी मोटिवेशन स्लो हो जाएगी, उसकी कैपेबिलिटी का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे आगे, टीम इफेक्टिवनेस मॉडल में जो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे, कंटेक्स्ट, कंपोजिशन और प्रोसेस, उनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। ये पॉइंट्स हमारे पास रिलेट कर रहे थे कंटेक्स्ट से, ठीक है जी। उसमें हमने ये 4 चीजें देखी। अब हम देख लेते हैं कि टीम की जो है वो कंपोजिशन कैसे हो रही होती है। टीम की कंपोजिशन, टीम की कंपोजिशन हमारे पास कैसे हो रही होती है कि एबिलिटीज ऑफ मेंबर्स, किसी भी टीम का जो वर्क होता है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है कि उसकी मेंबर्स की कितनी एबिलिटीज़ हैं, उनकी क्या एबिलिटीज़ हैं। जितने जो हैं वो मेंबर्स कैपेबल होंगे अच्छे वर्क के, उतना ही टीम वर्क एज अ होल अच्छा होगा। जब मेंबर्स अपनी एबिलिटी की बेस पे काम नहीं कर रहे होंगे या उनको रॉन्ग एबिलिटी पे हायर किया जाएगा, जैसे कोई भी एसोसिएशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी ऐसे मेंबर को हायर कर लेती है जिसका एरिया ऑफ प्रोफिशिएंसी कोई और है और उसको वर्क कोई और असाइन कर दिया जाता है, तो क्या होगा कि
अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं हो सकेगी तो क्या होगा कि इफेक्टिविटी भी कम हो जाएगी और मेंबर अपनी एबिलिटी की बेस पे काम नहीं कर रहा होगा, तो एज अ होल कंपोजिशन ही खराब हो जाएगी टीम की। ठीक है जी। उसके बाद बात आ जाती है कंपोजिशन में, सेकंड पॉइंट है पर्सनैलिटी ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स के क्या पर्सनैलिटी ट्रेड्स होते हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, पॉजिटिवली इंटरैक्ट करते हैं, नेगेटिवली इंटरैक्ट करते हैं, मेंबर्स एक्सपीरियंस करना चाहते हैं चीज़ों को, नहीं एक्सपीरियंस करना चाहते, किस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं न्यू चीज़ों को, न्यू वर्क्स को जो कोई उनको असाइन किए जाते हैं उनको अच्छी तरह करते हैं या नहीं करते, नए और पुराने टास्क में कैसे डिटर्मिन करते हैं, ठीक है, डिफरेंस उसमें कैसे करते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाता है एलोकेशन ऑफ रोल्स। ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारी एबिलिटी वाले पॉइंट से रिलेट कर रहा है। वो किस तरह कि अगर किसी भी मेंबर को उसकी एबिलिटी के हिसाब से उसका रोल एलोकेट किया जाएगा, उसको वही टास्क दिया जाएगा, उसको वही रोल असाइन किया जाएगा जिसकी उसके पास एबिलिटी होगी, तो वो अच्छा जो है वो परफॉर्म कर सकेगा। जैसे कोई अगर एक बैंकर है या कोई भी पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है, तो जो उसका एक हर पर्सन की जो एक डिग्री होती है, जो उसकी क्वालिफिकेशन होती है, उसका एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है। अगर उसको उसी में ही काम दिया जाए या जो उसकी ट्रेनिंग का लेवल है या जो उसने जॉब करने से पहले, रिक्रूटमेंट से पहले अगर कोई कोर्स किया है या कुछ भी इस तरह, उसकी एबिलिटी की बेस पे उसको वर्क किया जाएगा, रोल असाइन किया जाएगा, तो वो अच्छा काम करेगा, वरना वो अच्छा काम नहीं करेगा। डाइवर्सिटी ऑफ मेंबर्स, डाइवर्सिटी के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, आप सब लोगों को पता है कि डाइवर्सिटी क्या होती है। डाइवर्सिटी जो है वो ऐसा फैक्टर है जिसको बहुत अच्छे से जो है वो अटेंशन मांगता है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में। अगर डाइवर्सिटी को हम सही तरह से ट्रीट नहीं करते हैं मेंबर्स के, तो क्या होता है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बना पाते हैं और एज अ होल परफॉर्मेंस को ख़राब कर देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास कंपोजिशन का नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस होता है। जो पर्सन जिस तरह के कल्चर से बिलोंग करता है उसकी परफॉर्मेंस भी उसी तरह की होती है। जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तानी कंट्री में जो है वो पाकिस्तानी कंट्री से बिलोंग करते हैं, हमारा कंट्री जो है वो इस्लामिक रूल्स को, इस्लामिक लेजिस्लेशन को फॉलो करता है, तो हमारे यहाँ जो कल्चर है वो भी इस्लामिक है। जो एक फॉरेनर पर्सन है, अगर वो एक्सपैट्रिएट के तौर पे यहाँ पे आके काम करता है, तो क्या होगा कि उसके जहन में अपने कल्चर के पॉइंट्स होंगे। तो जहाँ दो डिफरेंट कल्चर्स के लोग काम कर रहे होते हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, तो समटाइम्स उनमें थोड़े से कन्फ्लिक्ट भी आ जाते हैं, लेकिन जब वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं अच्छे तरीके से, एक दूसरे की पर्सनैलिटीज़ को समझ लेते हैं और जो रोल उनको असाइन किया जाता है उसको सही तरह से काम करते हैं उसके ऊपर, उस रोल के ऊपर, तो वो कल्चरल डिफरेंसेस को भी साइड पे कर देते हैं और उनको अच्छे से डील कर लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद बात आ जाती है साइज ऑफ टीम्स की। साइज ऑफ अ टीम जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है टीम इफेक्टिविटी के लिए। रिसर्च हमें ये बताती है कि 7 ± 2 जो है, दिस इज़ एन आइडियल साइज फॉर अ टीम टू बी इफेक्टिव। यानी 7 ± 2 यानी 7 + 2 = 9, 7 - 2 = 5। यानी टीम मेंबर्स या तो 9 होने चाहिए या फिर 5 होने चाहिए। 5 to 9 जो है वो एक आइडियल साइज होता है टीम के लिए। तो क्या होता है कि 5 से छोटी टीम होगी 5 मेंबर से, वो भी काम ख़राब कर देगी। 9 से बड़ी होगी तो वो इतनी ज़्यादा मेंबर्स की जो है वो तादाद हो जाएगी कि वो काम ख़राब कर देंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास टीम का साइज़ है। मेंबर प्रेफरेंस, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आती है मेंबर प्रेफरेंस। मेंबर प्रेफरेंस क्या होता है कि कोई भी मैनेजर या कोई भी पर्सन या कोई भी ऐसा पर्सन किसी मैनेजरियल पोजीशन पे बैठा हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी जब एक टीम होती है उसके जो मेंबर्स को जब रोल असाइन किए जाते हैं, तो क्या होता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि मेंबर्स की कैपेबिलिटी की बेस पे, उनके पर्सनैलिटी ट्रेड्स की बेस पे, उनके स्किल की बेस पे उनको अरेंज किया जाए
कोई भी मेंबर अगर किसी गलत ग्रुप में चला जाएगा, किसी और तरह की उसकी एबिलिटी है उसको किसी दूसरे ग्रुप में दे दिया जाएगा, तो क्या होगा, वो काम खराब कर देगा। मेंबर प्रेफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये थी हमारे पास ग्रुप की कंपोजिशन। अब हम मॉडल के अकॉर्डिंगली जो थर्ड हमारे पास पॉइंट था प्रोसेस का, हम उसको देख लेते हैं कि टीम का प्रोसेस जो है वो क्या होता है टीम मेकिंग का। टीम मेकिंग प्रोसेस, इसको हम टीम प्रोसेसेस का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास इसमें पॉइंट आ जाता है कौन सा, कॉमन प्लान एंड पर्पस। कॉमन प्लान एंड पर्पस क्या होता है कि जब किसी भी टीम को प्रोसेस किया जाता है, किसी भी टीम को वर्क असाइन किया जाता है, किसी भी टीम को बनाया जाता है, तो उसके मेंबर्स को एक कॉमन प्लान दिया जाता है, कॉमन गोल दिया जाता है, उनको एक टास्क दिया जाता है कि आपका ये टास्क है और आपने इसको जो है वो अचीव करना है। तो मेंबर्स का एक कॉमन गोल होता है, प्लान की बेस पे, यानी जो भी टास्क उनको असाइन किया जाता है उस प्लान की बेस पे वो अपना एक कॉमन गोल बना लेते हैं, और गोल जो है वो उनके पर्पस से भी रिलेट कर रहा होता है। यानी एक टीम का जो जितने भी हमने 7 + -2 जो ये फिगर पढ़ा है, इन सब मेंबर्स का एक कॉमन हमारे पास एक गोल होता है और कॉमन पर्पस होता है, और वो पर्पस जो है वो उनकी रिफ्लेक्सिविटी को शो करता है। यानी रिफ्लेक्सिविटी हमारे पास क्या होती है, यानी वो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं और अपनी पर्सनालिटी को, और वो एडजस्ट कर लेते हैं अपने गोल्स को जब इस चीज़ की ज़रूरत हो। यानी वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को, मेंबर्स जो होते हैं वो अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी एबिलिटी को क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी के प्रोसेस में इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं कि वो अपनी टीम के म्यूचुअल गोल को अचीव कर सकें। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कंसेप्ट होता है कॉमन प्लान एंड पर्पस का। उसके बाद हमारे पास बात आ जाती है स्पेसिफिक गोल्स की। गोल भी हमारे पास प्लान से ही रिलेट कर रहे होते हैं। स्पेसिफिक गोल्स, यानी किसी भी टीम को जब एक वर्क असाइन किया जाता है तो उसके गोल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने चाहिए, इतने स्पेसिफिक एंड इतने पर्टिकुलर कि वो अपना काम जो है टीम अच्छे तरीके से कर सके। जब टीम अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकेगी तो इट मीन्स कि उसके गोल्स स्पेसिफिक नहीं है। जैसे कोई भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, अपने मेंबर्स को ये कहती है कि आप इस फलां टॉपिक पे जो है वो सर्वे करें। अब सर्वे से स्पेसिफिक गोल क्या रिलेट कर रहा होगा कि वो उसके लिए कोई ना कोई मटेरियल ढूंढें, उस मटेरियल की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लें, उसके लिए वो क्या करेंगे, कुछ प्रिंट आउट्स लेंगे, कुछ फॉर्म्स लेंगे, या ऑनलाइन अगर उन्होंने सर्वे करना है तो वो अपना एक सॉफ्टवेयर जनरेट कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं कि अपना सैंपल जो है वो इस तरह का लें, इस तरह के लोगों को वो कलेक्ट करें कि उनको अच्छा डाटा दे सके। तो ये सारा जो प्रोसीजर होगा उनके स्पेसिफिक गोल से रिलेट कर रहा होगा। ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है बात टीम एफिकेसी। टीम एफिकेसी हमारे पास क्या होती है, टीम का कलेक्टिव बिलीव कि वो सक्सीड कर सकते हैं अपने टास्क में। यानी कोई भी टीम जो है उसको अपने ऊपर एज अ होल टीम को ये बिलीव होना चाहिए कि हम एज अ टीम किसी भी टास्क को अचीव कर सकते हैं जब हम मिल के एक म्यूचुअल गोल के लिए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी हम अचीवमेंट कर सकते हैं। जब वो ये सोचेंगे तो इसका मतलब है कि उनमें टीम एफिकेसी है। टीम एफिकेसी जो है वो बहुत ज़्यादा कोरिलेट करती है किस चीज़ के साथ, सक्सेस के साथ। किसी भी टीम में जितनी ज़्यादा एफिकेसी होगी, जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, वो उतना ही अच्छा वर्क करेगी। जिस टीम की एफिकेसी अच्छी नहीं होगी उसका जो मोरल है, जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाएगी और वो अच्छा वर्क नहीं कर सकेगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉइंट नंबर 4,
टीम आइडेंटिटी। टीम आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है? अ टीम मेंबर्स एफिनिटी फॉर एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू हिज और हर टीम। कि एक जो कोई भी मेंबर होता है टीम का, उसकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कितनी है अपनी टीम के साथ, यानी वो अपनी टीम के हवाले से ही जो है अपने आप को आइडेंटिफाई करे। यानी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई पर्सन वर्क कर रहा है, उससे कोई पूछता है कि आप जो है वो किस पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं, कोई लेमैन पूछता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन से या किसी उस वर्क सेटिंग से बाहर का बंदा पूछता है, तो वो उसको कहता है कि आप क्या वर्क कर रहे हैं, आपकी क्या आइडेंटिटी है। तो वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो टीम के हिसाब से जो है वो बताएगा कि मैं ये इस कंपनी में काम करता हूँ और मैं आजकल इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे ये टीम मेंबर्स हैं और मेरी ये जो है वो मुझे ये वाला वर्क असाइन किया गया है। तो ये बात जो वो बताएगा, ये आंसर जो वो देगा, ये उसकी टीम आइडेंटिटी को शो कर रही होगी। टीम आइडेंटिटी क्या हुई, हमें इससे क्या पता चला कि किसी भी मेंबर का एक टीम में क्या रोल होता है और वो उस बिलोंगिंगनेस को, उस रोल को कैसे बताता है दूसरों को। टीम कोहेजन। कोहेजन मीन्स बॉन्डिंग। किसी भी टीम के मेंबर्स में जितनी अच्छी कोहेजन होगी, जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी, जितना अच्छा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा, वो उतने ही अच्छे तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे, अपने टास्क को परफॉर्म कर सकेंगे। जब उनमें अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो समटाइम्स वो एक दूसरे की लेग पुलिंग भी करेंगे। समटाइम्स क्या होगा कि वो एक दूसरे के काम में जो है हर्डल्स भी क्रिएट कर देंगे और अच्छे से काम नहीं कर सकेंगे। जब बॉन्डिंग अच्छी होगी तो कोहेजन भी अच्छी हो जाएगी, कोहेजन अच्छी होगी तो एज अ टीम जो है वो इफेक्टिवली वर्क भी कर सकेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं मेंटल मॉडल। पॉइंट नंबर 6 हमारे पास है मेंटल मॉडल। मेंटल मॉडल हमारे पास क्या होता है? टीम मेंबर्स नॉलेज एंड बिलीव्स अबाउट हाउ द वर्क गेट्स डन बाय टीम। यानी टीम के हर मेंबर ने अपने माइंड में ये एक मॉडल बनाया होता है, एक आइडिया बनाया होता है, अपने माइंड में एक कंसेप्ट बनाया होता है कि मेरी जो टीम है, जिस टीम का मैं मेंबर हूँ, वो किस तरह से उसको वर्क करना चाहिए, उसको जो वर्क असाइन किया गया है उसके क्या क्या गोल्स होने चाहिए, उन वर्क्स के क्या क्या प्रोसीजर होने चाहिए, क्या क्या स्टेप होने चाहिए। उसके दिमाग में, एक पर्सन के माइंड में इस चीज़ को लेके, अपनी टीम के वर्क को लेके जो भी एक मेन कंसेप्ट होता है, एक आइडिया होता है, उसको मेंटल मॉडल कहा जाता है। ठीक है जी। और ये मॉडल जो है वो डिटर्मिन करता है कि किसी भी टीम की कितनी ज़्यादा सक्सेस होगी। एक पर्सन, एक टीम का मेंबर जो है, एक मेंबर और बाकी सारे मेंबर्स जितने अच्छे अपने मेंटल मॉडल्स बनाएंगे, उतना ही अच्छा वो वर्क कर सकेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट लेवल। कॉन्फ्लिक्ट लेवल्स हमारे पास क्या होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट, आपको जैसे कि पता है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जब किसी दो लोगों का आपस में कोई पॉइंट ऑफ व्यू क्लैश कर जाता है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि उनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब ऑर्गेनाइजेशंस में जो कॉन्फ्लिक्ट लेवल्स होते हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट और एक हमारे पास होता है टास्क कॉन्फ्लिक्ट। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास क्या होता है कि जो मेंबर्स की इंटरपर्सनल एबिलिटी के, इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट की बेस पे, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की बेस पे हो रहा होता है रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। जैसा कि आपको इसके नाम से भी जाहिर हो रहा है कि जो मेंबर्स हैं उनके रिलेशन में, आपस में उनकी बॉन्डिंग में, उनकी सोशल एक जो उनका रिलेशनशिप होता है, एक कुलीग जो दो आपस में होते हैं, 2 या 4 या 6, 7 जितने भी लोगों का एक ग्रुप है, एक टीम है, उनका आपस में किस तरह का वर्क रिलेशन है, किस तरह का सोशल रिलेशन है, उसका अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो इसको रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। ठीक है।
टास्क कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि जो कोई उनको टास्क दिया जाता है उसकी बेस पे उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। ठीक है जी। तो ये टास्क कॉन्फ्लिक्ट और रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट जो है वो समटाइम्स एज एन हर्डल जो है वो काम करते हैं किसी भी टीम की परफॉर्मेंस में। तो जब हम टीम प्रोसेसेस को देखते हैं तो इन कॉन्फ्लिक्ट लेवल्स को जो है वो देखना चाहिए और इनको रिजॉल्व करना चाहिए, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट को और टास्क कॉन्फ्लिक्ट को। टास्क कॉन्फ्लिक्ट जो है वो समटाइम्स हमारे पास, अब हम ये देख लेते हैं कि ये रिलेशनशिप, वैसे तो ये एक नेगेटिव चीज़ होती है किसी भी ग्रुप की फॉर्मेशन में कॉन्फ्लिक्ट लेवल, लेकिन टास्क कॉन्फ्लिक्ट जो है वो समटाइम्स यूजफुल होता है। वो किस तरह से कि जब दो मेंबर्स एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट पे होंगे और वो टास्क में उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाएगा टास्क की बेस पे, तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन समटाइम्स उनको मोटिवेशन देगा कि वो अपना अपना वर्क अच्छे तरीके से करें। जब उनको अपना अपना वर्क अच्छे तरीके से करने की जो है वो एबिलिटी मिलेगी तो वो अपने गोल को अच्छी तरह से अचीव कर सकेंगे। ठीक है जी। लास्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है सोशल लोफिंग का। सोशल लोफिंग हमारे पास क्या होती है, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ा था। सोशल लोफिंग हमारे पास ये होती है कि जब लोग एक ग्रुप की फॉर्म में, एक टीम की फॉर्म में वर्क कर रहे होते हैं तो सोशल लोफिंग का फिनोमिना हमें क्या कहता है कि ग्रुप की फॉर्म में लोग जब काम करते हैं तो वो अपनी एबिलिटी से थोड़ा सा क्या करते हैं, पीछे होके काम करते हैं, थोड़ी सी लेजीनेस शो कर देते हैं, क्योंकि उनको नज़र आ रहा होता है कि हम एक ग्रुप में काम कर रहे हैं तो अगर हम अपना काम नहीं भी करेंगे तो कोई दूसरा पर्सन हमारा काम जो है वो कर देगा। यानी सोशल लोफिंग सिंपल लैंग्वेज में टेंडेंसी टूवर्ड्स लेजीनेस होती है। यानी किसी भी ग्रुप का मेंबर, किसी भी टीम का मेंबर जब ये देखता है कि मैं ग्रुप की फॉर्म में काम कर रहा हूँ तो उसकी थोड़ी सी टेंडेंसी हो जाती है इस चीज़ की तरफ कि वो अपने काम में थोड़ी सी लेजीनेस शो करता है। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसमें हमने देखा कि हमारे पास क्या होता है कि हम क्रिएटिंग इफेक्टिव टीम्स, हम टीम्स किस तरह से बनाते हैं, हम उसमें टीम का कंटेक्स्ट देखते हैं जिसमें हम रिसोर्सेज की हमने बात की, क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट की बात की, इवैल्यूएशन एंड रिवॉर्ड की बात की। उसके बाद हमने टीम को कंपोजिशन की बात की, उसमें हमने देखा कि मेंबर्स की एबिलिटी क्या होती है, कैपेबिलिटी क्या होती है, कल्चर डिफरेंस कैसे वर्क कर रहा होता है, हम उनको रोल्स किस तरह से असाइन करते हैं, डाइवर्सिटी क्या होती है, साइज ऑफ टीम किस तरह से इफेक्ट करता है। फिर हमने टीम प्रोसेस की बात की जिसमें हमने देखा कि एक टीम का म्यूचुअल प्लान एंड पर्पस होता है, उसके कुछ गोल्स होते हैं, टीम मेंबर्स की कुछ आइडेंटिटी होती है, उनके दरमियान एक कोहिजन होता है, हर एक मेंबर का मेंटल मॉडल होता है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लेवल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास रिलेशनशिप में भी होते हैं, टास्क कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, और लास्ट में हमने देखा कि सोशल लोफिंग होती है। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि लीडरशिप क्या होती है। ठीक है जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।